हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जो है ध्यान से जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। पूरा वर्मा प्रेस का बना दिए हैं वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वीडियो में या फिर प्लेलिस्ट में जाके। आज हम आपका भारी डिमांड पे हिंदी लेके आए हैं। देखिए 5 से 6 क्लास में पूरा हिंदी ख़त्म कर देंगे। 2 वीडियो हम हिंदी का पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। एक में मॉडल सेट कराए हैं जो 2025 का है, झारखंड बोर्ड स्पेशल, और एक कराया है वर्मा प्रेस का जिसमें सेट सब जो है। आज हम आपका चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपका 20 से 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। और हिंदी में अगर सब वीडियो देख लीजिएगा तो 80 में 80 आपका पूरा मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी में सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा से, जैसे आप कुछ नहीं पढ़े हैं ना, जैसे आपका 2 बुक है, एक है कृतिका, एक है क्षितिज। तो कृतिका में पहले 5 चैप्टर था, अब 3 है, मतलब 2 चैप्टर को डिलीट कर दिया है। तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। पहला चैप्टर है माता का आंचल, फिर है साना साना हाथ जोड़ी, फिर है मैं क्यों लिखता हूँ। पूरा कृतिका बुक खत्म, आप देख सकते हैं अपना सिलेबस में और बुक में। ये 3 ही चैप्टर है। पहला है माता का आंचल, दूसरा है साना तो साना हाथ जोड़ी, और तीसरा है क्या, मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक और यही ठल्ला झुल्ली हैरानी हो रामा, ये दोनों हटा दिया है। अगर आपका बुक लेटेस्ट नहीं है 24-25 तो उसमें हो सकता है तो उसको आप काट दीजिएगा, एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, जो क्लास 10 है कृतिका जो है भाग 2, उसमें जो 3 चैप्टर है तीनों का समरी भी बताएंगे, उसके लेखक के बारे में भी बताएंगे, कहानी भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो पूरा कंप्लीट रिवीजन है। तो इसको ध्यान से आप देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, पूरा हिंदी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको एक एक लाइक कीजिएगा, बताइएगा आज कि आपको कैसे लगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत ही मेहनत से हम बनाए हैं वीडियो। तो पहला पाठ है माता का आंचल, जिसको लिखा है शिवपूजन सहाय ने। लेखक को याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब कौन सा कहानी या कविता किसने लिखा है। तो माता का आंचल एक कहानी है जो कि शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। चलिए इस कहानी का सारांश सुनिए। माता का आंचल पाठ जो है शिवपूजन द्वारा लिखित है। इसमें लेखक जो है शिवपूजन सहाय अपने माँ के लगाव के बारे में बताया गया है। इस पाठ में जो है ग्रामीण संस्कृति, इसका बहुत ही अच्छा से चित्रण किया गया है। अभी तो सब चीज़ बदल गया, पहले के आदमी का खेल, खान पान, पोशाक अभी से बिल्कुल अलग है। तो चलिए देखिए, जो शिवपूजन सहाय है इसका ओरिजिनल नाम है तारकेश्वर। क्या नाम है? तारकेश्वर। और इसको प्यार से बापू भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। भोलेनाथ, क्या बोलते थे इसको? भोलेनाथ। और पूरा नाम इसका क्या है? तारकेश्वर नाथ। अब देखिए माता का आंचल कौन लिखा है? शिवपूजन सहाय। अब देखिए इसमें जो बालक है उसका नाम है भोलेनाथ, प्यार से उसको भोलेनाथ बोलते थे, वैसे उसका नाम तारकेश्वर नाथ है। इसका अपने पिता से बहुत लगाव था, पिता के साथ ही सोता था, उठता था, पिता के साथ ही नहाता था, पूजा पाठ करता था। इसको भोलेनाथ इसलिए बोलते थे क्योंकि पूजा पाठ के बाद पापा इसका जो है माथे पे तिलक लगा देता था। उसके बाद पापा के साथ ही नदी के किनारे जाता था, क्योंकि पापा जो है कागज की मतलब पोटली में कुछ कुछ लिखता था राम नाम, और आटा के साथ मिला के उसको मछली को खिलाता था। साथ में भोलेनाथ भी चल जाता था उसके पीठ पे सवार होके। उसके बाद क्या करता था, रास्ते में जब लौटता था तो झूला झूलाता था, उसको खाना खिलाता था, छोटा छोटा कोर। माँ बोलती थी अलग अलग नाम लेके इसको खिलाइए, जैसे तोता मैना कबूतर हंस, तो ये जल्दी खाएगा। खाना खाकर बाहर जाता था तो माँ क्या करती थी, पकड़ लेता था भोलेनाथ को और सर में पूरा कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल लगा देता था। भोलेनाथ रोने लगता था, लेकिन जैसे ही बाहर जाता था अपने दोस्त सबको देख के ही खुश हो जाता था। फिर खेल खेलता था, एक से एक खेल, दुकान रखता था ही, मतलब वही मिट्टी तिट्टी का सामान बना के दुकान रखता था, बाराती भी निकालता था। कभी कभी इसका पिता भी जो है खेल में शामिल हो जाता था, ये सब बाराती भी निकालता था। रास्ते में क्या करता था, जो आदमी आता था पढ़ता था, उसके जो आदमी पढ़ता था रास्ते में उसको ही चिढ़ाता भी था। एक दिन एक बेईमान को, मतलब एक दिन मुसन तिवारी एक लड़का था, उसको ही बोलता है बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, इसी तरह कुछ बोल रहा था। तो वो उसको दौड़ाता है पूरा, फिर घर आता है, रोना धोना शुरू करता है। अध्यापक जब इसको मारता है,
एक दिन क्या होता है, पानी पड़ रहा था, एक बिल इसको मिलता है, वहाँ पे सोचता है कि पानी भरेंगे चूहा बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे ही पानी भरता है चूहा की जगह जो है सांप बाहर आ जाता है, तो वो दौड़ते दौड़ते एकदम गिरते पड़ते लहूलुहान अपने माँ के पास जाता है, सीधे दौड़ के और उसका आंचल में छुप जाता है, इसलिए नाम है माता का आंचल, पल्लू। वहाँ पे उसको सुरक्षित महसूस होता है। तो यही कहानी है। अब थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मैन है मेरा क्वेश्चन आंसर बताना। थोड़ा बहुत हम आप लोग की हेल्प के लिए कहानी बता दिए। चलिए अब शुरू करते हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? अभी तुरंत बताए, शिव पूजन सहाय। एकदम रट लीजिए इसको। माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? नायक मतलब इसमें प्रमुख किरदार कौन निभाया है? भोलेनाथ। इसका ओरिजिनल नाम है तारकेश्वर नाथ। माता का आंचल पाठ में लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ा था? पापा से। चलिए अब आगे। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? ये कुश्ती लड़ता था। क्रिकेट कबड्डी खो खो नहीं खेलता था। पुराना जमाना में कुश्ती, उस सब का रहन सहन अलग है। लेखक को उसके पिता क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ। लेखक का असल में नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अभी तुरंत बताए। मृदंग कब बजता है? देखो एक कहावत कहा गया, जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग वहां खर्चों का संग। तो क्या होगा? जब लड़कों का संग होता है वहीं पे मृदंग बजता है। लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? पिता के। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी? कलछी। कलछी वो जब खेल खेलता था तो अलग अलग चीज बनाता था। भोलेनाथ और उसके साथी ने इनमें से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? नहीं लिखा है। मिठाई की दुकान सजाते थे, खेती करते थे, बारात का जुलूस निकालते थे। क्रिकेट वो जो है नहीं खेलते थे। तो आंसर होगा क्रिकेट। देखिए आप एक बार कहानी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 20-25 मिनट लगेगा। पूरा पाठ पढ़ने के बाद इसको जब देखिएगा ना एकदम मजा आ जाएगा आपको। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया गया था? मूसन तिवारी को, जो एक बूढ़ा था। तब ने शिकायत कर दिया था इसका स्कूल में। लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। बंदर। दोनों बहुत शरारती होते हैं, मतलब दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं। तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। मैया कौन सा तेल भोलेनाथ के सिर में डालती थी? सरसों का तेल या कड़ुआ तेल? कड़ुआ। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। मर्दुए, मर्द। भोलेनाथ के सिर में क्या थी? तो लंबी लंबी जटाएं थी, तब ना इसको भोलानाथ बोला गया। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? बारात का। उसमें दुल्हन भी बना देता था और डोली बनाता था वो चूहेदानी को। चलिए अगला क्वेश्चन, वन लाइनर। माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी। जब वो गिर गया था, गिरते फरते आया था, तो पिसी हुई हल्दी। माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम है? 1930 के आसपास का ये घटना है। अमोला किसे कहते हैं? आम का उगता हुआ पौधा, उसी को बोलते हैं अमोला। चलिए अब आगे। भोलेनाथ पूजा के समय मस्तक पर क्या लगाता था? भभूत। जो तिलक होता है उसी को भभूत बोलते हैं। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरी में सान कर खिलाते थे। इस वाक्य में फूल क्या है? एक प्रकार का धातु। गोरस मतलब होता है वही माड़ भात। जब खाएगा बड़े बड़े को तब पाएगा दुनिया में ठोर। यह कथन किसका है? माँ का। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता है? खेल के साथियों को। जब भोलेनाथ को माँ क्या करती है? कड़वा तेल लगा देती है तो वो सिसकने लगता है पूरा। भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदों के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? दिया सलाई की डिबिया से किवाड़ बनाता था वो, घरौंदे का, मिट्टी का बना हुआ। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? चिड़ियों का। जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालने आया तो उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी। माता का आंचल पाठ लेखक के कुछ उपन्यास का अंश है। देहाती दुनिया, यहीं से लिया गया है। देहाती समाज का वर्णन है, गांव का। माता का आंचल में किस दशक की घटना का वर्णन है? 30 के दशक, मैंने 1930। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। बहुत इंपॉर्टेंट। भोलेनाथ की टोली में क्या बदमाश कौन था? बेजू। भोलेनाथ की टोली में बड़ा बदमाश था, एक लड़का था, दोस्त उसका, बेजू बहुत बदमाश था। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इसमें हम थोड़ा छाट के बताएंगे आपको, तो आपको भी छाट के लिखना है। सबको ही बताइए वीडियो हिंदी थोड़ा कैसे लगा आपको? हम क्वालिटी वाला वीडियो बनाए हैं। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? हम अभी तुरंत बताए। भोलेनाथ जो है उसको पकड़ के माँ जब बाहर खेलने जा रहा था भोलेनाथ, तो पकड़ के उसका सर में तेल लगा देता था पूरा, जो भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो पूरा रोने लगता था। तो पापा उसको लेके बाहर जाते थे, वहाँ पे देख रहा है उसका दोस्त सब जो है पूरा खेल रहा है, तो ये सब देख के वो सिसकना भूल जाते थे। घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर
उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देते थे। वह सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती थी। इस प्रकार माँ के हट से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था। तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते, पर बाहर आते ही उसकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिल जाता था। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। यही तक लिखना है आपको, हो गया पूरा। यहाँ से यहाँ आपको लिखना ही है, 2-3 बार पढ़ना है, याद हो जाएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। नहीं तो हम जो कहानी बताएं उसको याद करके आप लिख सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन याद कीजिए, सब पाठ से कुछ आए तो उसको लिखिए। भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, आज जमाना बदल चुका है। पहले आदमी खेलता था गली मोहल्ले में बेफिक्र होके, खेत में, पानी में, बारिश में, धूप में, ठंडा में। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी माँ को डर लगता है, पिता को डर लगता है। थोड़ा मौसम परिवर्तन करने से भी लड़के जो बच्चे हैं उसको बीमारी हो जाता है। तो आजकल जो है घर में वीडियो गेम, महंगे खिलौने, ये सब से खेलता है, बच्चा बाहर नहीं जाता है। देखिए क्या लिखेंगे, आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे उसे गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। जब से निठारी जैसे कांड होने लगा तब से बच्चे भी डरे डरे रहने लगे। अब ना तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदी हो रही है, ना ही नंग धड़ंग घूमते रहने की आज़ादी। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के महंगे खिलौने से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर रह जाए तो आज माँ बाप की जान निकल जाती है। आज ना कुएं रहे, ना रहट, ना खेती का शौक, इसलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक बनावट और रसहीन है ही। पहले का युग बहुत अच्छा था, भले ही फोन नहीं था लेकिन सब काम तो हो रहा था। माता का आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। आज की ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुका है। आज कुओं से सिंचाई होने की प्रथा प्रायः समाप्त हो गई, उसकी जगह ट्यूबवेल आ गए। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे भी दिखाई नहीं देते। आज धीरे धीरे ग्रामीण चंचल मौज मस्ती और आनंद मनाने की चाल को भूलता जा रहा है। वहाँ भी भविष्य प्रगति और पढ़ाई लिखाई का भूत सिर पर सवार है। मतलब आजकल बहुत आदमी को टेंशन है अपने भविष्य को लेके, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए। माता के आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। ये तो बोल दिया, आपको यही लिख लेना है पूरा। चलिए अब आगे। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पढ़ना ही है 2-3 बार। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ प्रेम रखते हुए इसकी अभिव्यक्ति अपने ढंग से करते हैं या निम्न प्रकार से करते हैं। पहला, बच्चे माता पिता के साथ सोते हैं, काम में हाथ बटाते हैं, खेलते हैं, मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं। बच्चे अधिक से अधिक समय माता पिता के साथ गुजारना चाहते हैं, विपत्ति के समय भी याद करते हैं। बच्चे पिता के कंधों पर चढ़कर सुख की अनुभूति करते हैं। बच्चे अपने क्रियाकलापों को माता पिता को दिखाना चाहते हैं। छोटा छोटा बच्चा जो है ये वो करता है, जो चीज़ में उसको मन लगेगा या आप उसका तारीफ कीजिएगा वो चीज़ वो बार बार करेगा। दुख की घड़ी में वे माता पिता की शरण में जाकर स्व को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बच्चे माँ से चिपटकर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। इसको नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव हो गया। चलिए अब आगे। माता के आंचल पाठ में माता पिता के बच्चे के प्रति जो वात्सल्य हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो चलिए देखिए, इस पाठ में माता पिता के बच्चों के प्रति वात्सल्य अनेक स्थानों पर हुआ है। सबसे पहले पिता के बारे में देखिए। पिता बच्चों को अपने पास सुलाते हैं, उसे नहलाते धुलाते हैं तथा अपने पूजा पर बिठाते हैं। वे बच्चों को प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। वे रास्ते में झुके हुए पेड़ की डाली पर बैठाकर झूला झुलाते हैं। कभी कभी वे बच्चों के साथ कुश्ती लड़कर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। वे बच्चों को चूमते हैं, उससे खट्टा मीठा चुमा मांगते हैं। बच्चे द्वारा मूछें नोचने पर वे हंसते हैं। बच्चे पिता को अपने हाथ से भात खिलाते हैं। माता क्या क्या काम करती है। माता बच्चे को भरपेट खाना खिलाती है। वह थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम से कोर बनाकर बच्चों को खिलाती है, जिससे खाने में उसकी रुचि बने रहे। माता बच्चे को अपने ढंग से सजाती संवारती है। पाठ के अंत में जब बच्चा घायल अवस्था में घर लौटता है तब माँ का वात्सल्य चरम सीमा पर प्रकट होता है। वह बच्चों को अपने आंचल में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है, उसे
अंग भरकर दबाती है, चूमती है, फिर वह बच्चे के घाव पर पीसी हल्दी लगाती है, वो बच्चों की दशा देखकर रोने लगती है और लाड़ से गले लगाती है। देखिए हिंदी सब्जेक्टिव है, थोड़ा बहुत आपको लिखना है। एक बार अगर आप लिख के याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और सुबह मॉर्निंग में उठ के आप याद कर सकते हैं। हम लोग भी जब 10 क्लास में थे तो इसी तरह हम लिख लेते थे, सुबह उठ के 2-3 दिन लगातार पढ़ देते थे, याद हो जाएगा आपको। अगर आप अभी याद कर लीजिएगा तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको मतलब रिवीजन करने में सुविधा होगी, आसानी होगी। और वीडियो भी आप 2-3 बार देख सकते हैं समझने के लिए, बहुत ही अच्छा है ये। माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची है वह 1930 के आसपास की है। अब बच्चे साधारण सी चीजों से खेलने का काम चला लेते थे, तब लिखा है प्रकृति को गोद में रखकर खुश थे। आज हमारी दुनिया पूरी तरह से भिन्न है, अब हमें ढेर सारी चीज़ें चाहिए, खेलने की सामग्री भी बदल गई है, खाने पीने की चीज़ें में भी काफ़ी बदलाव आया है। हमारी दुनिया टीवी, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, चॉकलेट इस सब के इर्द गिर्द घूमती है। माता बाबूजी को क्या उलाहना देते हुए बच्चे को क्या कहकर खिलाती थी। मतलब बापूजी जब बच्चे को खिलाता था छोटा छोटा कोर बनाता था, अब क्या हुआ, माँ बोलती नहीं इसको बड़ा कोर खिलाइए, नहीं तो इसको लगेगा हम बहुत खा लिए हैं। मैया माता बाबूजी को उलाहना देती, आपको बच्चे को खिलाना भी नहीं आता, आप तो 4-4 दानों के कोर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी यह समझ लेता है कि वह बहुत खा लिया है। आप खिलाने का ढंग भी नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। इसके बाद वह विभिन्न पक्षियों के नाम से कोर बनाकर यह कहकर खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पक्षी सब उड़ जाएंगे, तो बच्चा खाने लगता था। मतलब ऐसे ऐसे छोटा छोटा कोर बना देता था, ये तोता, मैना, सुग्गा, और खाइए आप। माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करें जो आपको दिल को छू गया, छू के छोड़ दिया। चलिए, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चे को पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा देते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है, मैंने झकझोर देता है। मतलब बच्चा डरा हुआ है फिर भी माँ के जो है गोद में आके बैठता है और उसको सुरक्षा महसूस होता है। आप ध्यान से इसको वीडियो को देखिए, तब हम आपका इसका जो है ग्रामर सेक्शन भी करा देंगे, लेटर सब करा देंगे, टोटल टेंशन ही नहीं लेना हिंदी का। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक है, विशेष रूप से बच्चों के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे बहुत शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चों का पिता बनकर जाना उसमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठक को गुदगुदा देता है, माने दिल को छू देता है। तो हो गया आपका पाठ 1 कंप्लीट। चलिए अब पाठ 2 पे आते हैं। पाठ 2 का नाम क्या है, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी, इसको कौन लिखा है, मधु काकरिया, इसको मधु जी प्यार से हम लोग बोलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कहानी है एक यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब लेखिका जो है मनु, ये अपने सिक्किम की राजधानी गंगटोक उसकी यात्रा के बारे में बताती है, गैंगटॉक भी इसको बोलते हैं। तो ये यात्रा जब करती है तो इसके साथ क्या होता है, ये घूमने जाती है कंचनजंगा, इसके साथ जो है इसका गाइड एक जो कि ड्राइवर भी है और गाइड भी है, तो जितेन नार्गे, और इसका एक दोस्त भी है जो कि मनु है, सब साथ में जाती है। यह पाठ जो है साना साना हाथ जोड़ी मनु काकरिया द्वारा लिखी एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक के बारे में बताया है और अपने हिमालय की यात्रा के बारे में इसका वर्णन किया है, जो शहरों से जो है थोड़ा दूर है। लेखिका गंगटोक को मेहनत बादशाहों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनती लोग हैं, औरतें भी यहाँ काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं, स्कूल पहाड़ चढ़ के 2-3 किलोमीटर जाते हैं। नेपाली युवती एक प्रार्थना भी यहाँ गाती है रास्ते में, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। अब लेखिका क्या करती है, गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग वहाँ देखने जाती है। इसके साथ बता दिए इसकी एक सहेली थी जिसका नाम है मनी, मनु या मनी, और एक गाइड था जिसका नाम है जितेंद्र नार्गे, जितेंद्र नार्गे। ये सहयात्री भी था, गाइड भी था, और क्या था, ये ड्राइवर भी था। वहाँ पे रास्ते में इसको क्या क्या मिलता है, बहुत सारा बौद्ध पताकाएँ मिलती है, जैसे ऐसे ऐसे जो करता है, जैसे ये बौद्ध पताकाएँ हैं, 108 बौद्ध पताका है जो बौद्ध धर्म में किसी लोगों की मृत्यु होती है तो उसके लिए लगाया जाता है। बहुत सारा रंगीन पताकाएँ भी है जो अच्छे अच्छे काम जो आदमी करता है उसके लिए लगाया जाता है। उसके बाद
वहाँ पे सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी देखा, आगे जाती है वो, वहाँ पे उसको कंचनजंगा जो है देखने को मिलता है, लेकिन उतना साफ उस दिन नहीं दिख रहा है। तो वही सब बता रहा है वो पहाड़ी लोगों के जीवन के बारे में वर्णन कर रही है लेखिका। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। साना साना हाथ जोड़ी, मधु काकरिया, इसमें कौन कौन है वो पहले आप याद रख लीजिए थोड़ा। साना साना हाथ जोड़ी नाम पाठ के रचिता का नाम क्या है? मधु काकरिया। चलिए अब आगे। लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया? मेहनत कश बादशाहों का। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी? यह है पलामू का जंगल, पलामू। लायुंग समुद्र से कितने ऊंचाई पे है? 14,000 फीट। युथमांग घाटी की क्या विशेषता है? यह घाटी जो है फूलों से भरा है, सुंदर घाटी है। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी? लायोंग। लेकिन अब हिमपात कम होने लगा, वहाँ के लोग बताते हैं, क्योंकि प्रदूषण फैल गया, इसलिए उसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया, वहाँ कम आदमी जाता है। भारतीय आर्मी को किस कप्तान ने युथमांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया था? कप्तान शेखर दत्त। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी है? ये हिमालय की है, तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है विश्व का, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहरा दी जाती है? 108। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो ये करती है, सर्दियों में बर्फ के रूप में जमा लेती है पानी, गर्मियों में बर्फ पिघलता है, पहाड़ों से निकलने वाले नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। तो इनमें से सभी। लेखिका ने जब एक सिक्किम युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो? देखो पहले सिक्किम जो है भारत का अंश नहीं था, तो लेखिका पूछती है क्या तुम सिक्किम के हो? तो युवती बहुत ही सुंदर जवाब देती है, नहीं मैं इंडियन हूँ। क्या बोलती है? मैं तो इंडियन हूँ, सिक्किम की नहीं हूँ। मतलब झारखंड वाला भी बोल सकता है मैं तो इंडियन हूँ, झारखंड का तो हूँ ही। चलिए आगे। साना साना हाथ जोड़ी, पाठ एक क्या है? यात्रा वृत्तांत। अभी तुरंत बताया, कहानी नहीं, टिक मार दीजिएगा आप लोग। लायोंग की सुबह कैसे थी? बेहद शांत और सुरगम्य। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। उसी के बाद है सेवन सिस्टर्स, 7 राज्य जो है, जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब। सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई देती है? तीस्ता नदी। प्रकृति के विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। पहाड़ी कुत्तों की मनी ने क्या विशेषता बताई? ये केवल चांदनी रात में ही भोंकते हैं। रसमयी तारे भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? सम्मोहन। देखो तारा भरी रात क्यों बोलता है? जैसे एक पहाड़ के ऊंचे से लेखिका नीचे जब देख रही थी गैंगटॉक में, तो नीचे बहुत सारा घर था, उसमें लाइट जल रहा था, तो लगा कि आसमान उल्टा पड़ा है, सितारे चमक रहे हैं। अगला, रहस्यमयी तारे भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? सम्मोहन। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका के ने किस देश की युवती से सीखी है? नेपाल की। साना साना हाथ जोड़ी माने छोटे छोटे हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो भगवान से। गैंगटॉक से युमथांग कितना दूरी है? 149 किलोमीटर। गैंगटॉक को मेहनत बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया, इसलिए। गैंगटॉक में श्वेत पत्रिकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? शोक के अवसर पर, जब कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है। कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता था? यहाँ के नौसंगीत सौंदर्य। देखो दुकान होगा तो लड़की तड़की कुरकुरे तुरकुरे खरीदेगी, जहाँ मन तहाँ फेंक देगी, इसलिए इसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? गैंगटॉक। देखते ही देखते रास्ते किस तरह घुमावदार होने लगे? जलेबी की तरह, जलेबी की तरह घुमावदार। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उसे अपने बताइए। देखो हिमालय वैसे छोटा दिख रहा था, लेकिन लेखिका जैसे जैसे उसके पास आती है तो हिमालय बड़ा विशाल प्रतीत होते रहता है। तो देखिए क्या बोली है लेखिका। लेखिका को हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय प्रतीत होने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, हिमालय की असीम सुंदरता का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लेखिका जीप की खिड़की से सिर निकाल निकाल कर आसमान को छूते पर्वत को शिखर को देखकर अभिभूत हो रही थी। लेखिका ने हिमालय को नगपति विशाल मानकर उसे सलामी देना चाह रही थी। शिखरों के ऊपर शिखर से गिरता फैन उगलता झरना भी था, उसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये आ सकता है। हिमालय की विशेषता लेखिका ने क्या क्या बताई।
जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के विषय में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी? जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी दी। युथमांग जाते हुए सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। मैंने जो रास्ता था थोड़ा क्या था, कठिन था। कभी लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग पूरी हुई थी तथा वहां एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे। लॉन्ग स्टॉक एक जगह है, वहां पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कुटिया के भीतर प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एगो कुटिया था, उस पर एगो व्हील था, ऐसे उसको घुमाता है तो सारे पाप धुल जाते हैं। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा दुस्साहस कार्य है, इसमें जान भी चल जाती है। पहाड़ी बच्चों का जीवन अत्यंत कठिन है, ये सब बताया था। तो ये आएगा ही, ये सब क्वेश्चन कहाँ से देगा। ये सब नहीं भी लिखिएगा तो काम आपका चल जाएगा। ये दोनों कटाव में एकदम ताज़ा बर्फ देखने को मिलता है। युमथांग की घाटी फूलों से इस कदर भर जाती है कि लगता है फूलों को सेज के रखी गई है, जैसे डलियां हम रखते हैं। चलिए अब आगे। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ निम्न रूपों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पहला, वृक्षों को अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है, इससे पहाड़ नंगे हो रहे हैं। इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। नदियों के जल को प्रदूषित करने में आज की पीढ़ी आगे है। इस नदियों में कल कारखाने की गंदगी डाली जाती है। नगरों शहरों को कूड़ा तथा गंदगी को बहा दिया जाता है। अब गंगा तक पवित्र नदी नहीं रह गई है। इसे रोकने का उपाय क्या है? दो क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा है। वृक्षों को काटने से रोकें, नए वृक्ष लगाएं, उसकी देखभाल करें, नदियों की पवित्रता बनाए रखें, उसमें गंदगी और मुर्दे आदि ना बहाएं, कूड़ा कचरा ना बहाएं। हिंदू धर्म वाला ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है, हम भी हिंदू है फिर भी बोल रहे हैं। चलिए, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति हुई है? चलिए अब देखते हैं। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघल रहा है। वह किसी अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। जब उससे बहती जलधारा में पांव डुबाया तो वह भीतर तक भीग गई। उसका मन काव्यम हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता के प्रतीक उस झरने में लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास होने लगा। उसके भीतर की सारी तामकियाएँ और दुष्ट वासनाएं उसकी निर्मल धारा में बहती जान पड़ी। वह चाहने लगी कि वह अनंत काल तक ऐसे ही बहती रहे, सुनती रहे। जितना आप लिख सकते हैं इसमें, यहाँ तक भी चलेगा। प्रकृति सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर दिया? सितारों भरी रात का दृश्य। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को निम्नलिखित दृश्य झकझोर दिया। सितारों भरी रात का दृश्य लेखिका में सम्मोहन जगा रही थी। तब उसके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और वह अति निंद्रता में भी डूबी हुई थी। हिमालय का विशालकाय रूप और उसकी वादियों में खिले रंग बिरंगे फूलों का दृश्य, सेवन सिस्टर वाटरफॉल झरने का दृश्य उसे आत्मा का संगीत सुनाने लगा। वह उसमें पूरी तरह डूब गई। दो विपरीत दिशाओं से आने वाले छाया पहाड़ का दृश्य। ये छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में थे और चारों ओर जन्नत बिखरी हुई थी। नजरों के छोर तक खूबसूरत ही खूबसूरत, यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद प्रतीत हो रहा था। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सिक्किम नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी हो रही है। प्रदूषण के और भी बहुत सारा दुष्परिणाम है। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल रहा है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ रहा है। जल प्रदूषण के कारण हमें अस्वच्छ जल पीना पड़ रहा है, जिससे पेट और त्वचा के अनेक रोग बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय के रोग बढ़ रहे हैं। हो गया, आप इतना आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में आपकी राय व्यक्त करें। कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसी कारण यहाँ एक भी दुकान नहीं है। वहाँ दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में हमारी राय। हमारी दृष्टि से कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। दुकान के वहाँ ना होने से उस स्थान का व्यवसायीकरण नहीं हुआ
वह स्थान स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है। हिंदुस्तान का यह स्थान स्विट्जरलैंड से भी अधिक ऊंचाई पर है और अधिक सुंदर है। यदि वहाँ एक भी दुकान खुली तो फिर दुकान की लाइन लग जाएगी और सैलानियों की अंधाधुंध आवक शुरू हो जाएगी। इससे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। वही पॉलीथीन से लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी। क्यों? तो ये मतलब क्या हुआ, एक तरफ से अंधविश्वास हुआ। सिक्किम में एक जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक, यह कहा जाता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहाँ एक कुटिया के भीतर एक चक्र घूमता है जिसे प्रेयर व्हील या धर्म चक्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस स्थिति को देखकर लेखिका को लगता है कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वास के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यता है। इतने लिख सकते हैं। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। पाप से छुटकारा पाने के लिए वे किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। जितना आप लिख सकते हैं इसमें, आपको याद हो जाए उतना आप लिख सकते हैं। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि एक कुशल गाइड के क्या क्या गुण है। जितेंद्र नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था। अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था। उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है। वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है। वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः अभिज्ञ है। वह अपने से संबंधित भ्रमणकर्ताओं की रुचि को बनाए रखता है। वह रहस्यमयी बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बनाता है। वह भ्रमणकर्ताओं के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है जिससे उसे अधिक विश्वसनीय बन जाए। गाइड का वाणी प्रभावशाली होना चाहिए। वह लच्छेदार बातें करना जानता हो। चलिए आगे 3 है। और गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि वो उसे मेहनतकश लोगों ने इतना सुंदर बनाया है। वहाँ प्रकृति ने तो सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ वहाँ के लोग ने कड़ी मेहनत करके उसे और भी सुंदर बना दिया है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। इसके आसपास सिर्फ शून्य था, मतलब आसमान था। सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? तो गाइड का होता है, स्थानीय निवासियों का होता है, ड्राइवर का होता है, संगी साथियों का होता है जहाँ घूमने वो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति के हिम शिखर जल स्तंभ की तरह होते हैं, जो पहाड़ पे बर्फ होता है। प्रकृति सदियों में यहाँ बर्फ के रूप में जल संग्रहित कर लेती है और गर्मियों में जब चारों ओर जल की तराही तराही होती है तब यह पिघलकर नदियों में जलधारा के रूप में बहकर हमारी प्यास बुझाती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया है। हो गया आपका। 2-3 बार आप इसको पढ़िए, हो जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ। 3 ही चैप्टर है, याद रखिएगा। चलिए अब तीसरा पाठ, मैं क्यों लिखता हूँ। इसको अज्ञेय लिखा है। अज्ञेय मैंने ये जानवे न करता है क्यों लिखा है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। लेखक बताता है अपना मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारण के साथ साथ लेखन के अन्य स्रोतों का प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारण को नहीं जाना जा सकता है। एक अपना जो व्याकुलता है उसको बताना लेखन है। लेखक ये कहानी लिखता है हिरोशिमा के बारे में। ट्रेन में बैठे बैठे वो लिख रहा था। हिरोशिमा एक जगह है जापान में, आपको पता होगा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें 1945 में जापान का 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था। तो वहाँ पे बहुत ही भयंकर तबाही हुई थी, बहुत सारा लोग मर गया था। एक वो पत्थर दिखता, वहाँ पे मनुष्य की आकृति बनी हुई थी, छपी हुई थी। तो पता चलता है कि जब एटम बम गिराया गया था, मतलब परमाणु बम, तो क्या हुआ था, भाप बन के लोग उड़ गया था। तो उसी की छाया वहाँ पे है। तो यही है मैं क्यों लिखता हूँ। बेसिकली ये जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया था उसके बारे में है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के रचिता कौन है? यह है अज्ञेय। मैं क्यों लिखता हूँ इस प्रश्न का लेखक में किस प्रकार का संबंध है? लेखक के आंतरिक जीवन से। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? रेलगाड़ी पे। एक दिन लेखक ने अचानक क्या लिखा था? हिरोशिमा पर कविता। मैं क्यों लिखता हूँ यही है। लेखक डैश जगह की रोड पार कर रहा था।
हिरोशिमा, आपको कहाँ जाने का अवसर मिला? जापान, वहीं पे हिरोशिमा है ना, और नागासाकी, बम गिरा था उस पर, अमेरिका गिरवाया था। लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा? हॉस्पिटल, वहाँ पे अभी भी लोग जो है दर्द से पीड़ित है, अंग व्याकुल है। लेखक के कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई? अनुभूति। लेखक ने पत्थर पर क्या देखा? आदमी की उजली छाया को, वही जो बम से उड़ गया था। लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठता है? विस्फोट का। जब कोई चीज आंख से देखते हैं ना, एकदम अनुभूति होने लगता है कि यही चीज हुआ होगा। लेखक क्यों लिखता है? बाहरी दबाव के कारण, भीतरी व्यवस्था का कारण। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लेखक क्यों लिखता है? लेखक बाहरी दबाव के कारण और भीतरी व्यवस्था के कारण लिखता है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन से कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? लेखक को मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागता है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागता। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्ति होने की पीड़ा नहीं अनुकूलती, तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का वक्ता कब और किस तरह महसूस किया? वही बताए ना। लेखक जब हिरोशिमा में शहर पार कर रहा था तो एक पत्थर पे क्या देखता है? वही रेडियो धर्मी पदार्थ से, एटम बम से आदमी का छाया है पत्थर पे, तो वो याद करता है, वही सब व्याकुल हो जाता है। तो देखिए, लेखक अपने जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा भी गया। वहाँ विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे। रेडियो धर्मी पदार्थ से आहत लोगों ने लंबे समय तक कष्ट भोगा। लेखक उससे मिला भी, इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर वह अनुभव पर्याप्त नहीं था। अनुभूति होना आवश्यक है, वह गहरी चीज है। यह अनुभूति ही होती है जो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है जो लेखक के साथ वास्तव में घटित नहीं हुआ था। अब देखिए आगे। लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखा। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा होगा। रेडियो धर्मी पदार्थ की किरणों ने पत्थर को झुलसा दिया, व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समस्त ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखा हो। उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। इतिहासकार उसके भीतर जलते हुए सूर्य सा उग आया। उस क्षण लेखक स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का वक्ता बन गया। यही है। मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताएं कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक को निम्नलिखित बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। आमयांतर व्यवस्था से मुक्ति पाने की लालसा, ख्याति मिल जाने के बाद बाहरी व्यवस्था के कारण संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक आवश्यकता। मतलब ये सब कारण है जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे। क्या बाह्य दबाव के लेखन से जुड़ी रचनाओं को ही प्रभावित करती है या अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करती है? ये सब जगह लागू होता है। बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करती है। उदाहरणतया अधिकतर अभिनेता, नायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शक, आयोजक, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शित करते हैं। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह न करे तो शायद अब वो आराम करना चाहे। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होगी। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशंसक ही उन्हें गाने के लिए मजबूर या बाध्य करता है। जिसका डिमांड है वो गाएगा। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम। आप यह कैसे कह सकते हैं? लेखक स्वयं हिरोशिमा गया और वहां अस्पताल में अणु विस्फोट से घायल लोगों को देखा। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर अभी अनुभूति का होना शेष था और अनुभूति अनुभव की अपेक्षा कहीं गहरी चीज है। एक दिन जब उसने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक झुलसे पत्थर को देखा, तब उस पर अंतर दबाव पड़ा। पहला प्रभाव बाह्य था। जब दोनों प्रभाव संयुक्त हुआ तब लेखक के भीतर की आकुलता जागी। वह बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना, मतलब बाहर से अंदर के क्षेत्र में आ गई। कवि इससे अपने को अलग ना कर सका और अचानक एक दिन हिरोशिमा कविता का जन्म हो गया। यह कविता उसने जापान में नहीं, भारत लौटते समय जो है, जापान देखने के बाद जब वो भारत आ रहा था तो लौटते समय रेलगाड़ी में लिखा था।
चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है? हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। या इस अणु विस्फोट ने सारी मानवता को झकझोर कर रख दिया। इसने विज्ञान की कुरूपता को उजागर कर दिया। इसी घटना के बाद विज्ञान को अभिशाप माने जाने लगा। इसने विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग किया। विज्ञान का अभिशाप, वरदान भी है, अभिशाप भी है। जैसे बम तम बनने लगा। हमारी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित क्षेत्र में हो रहा है। विज्ञान टीवी का दुरुपयोग बढ़ाया। अब टीवी शिक्षा एवं स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम न रहकर सेक्स एवं हिंसा परोसने का काम कर रहा है, वही सब दिखाया है उसमें। विज्ञान का नवीनतम आविष्कार है रंगीन मोबाइल फोन, जो फोटो भी खींचता है। दुरुपयोग इसका बढ़ गया है। विज्ञान ने लोगों की मानसिक शांति छीन ली है। विज्ञान का संबंध केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से है। इसको नहीं लिखना है, इतना लिखना है। विज्ञान की सहायता से अनेक स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कई बार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की छवि धूलमिल हो जाती है। यही सब है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? मैं एक संवेदनशील युवा नागरिक हूँ। मैं सारी दुनिया को नहीं बदल सकता, परंतु स्वयं को बदल सकता हूँ। मैं विज्ञान के जिस भी यंत्र की बुराई के बारे में जानता हूँ, उससे दूर रहने का प्रयत्न करता हूँ। मैं प्लास्टिक थैली तथा वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करता हूँ। बाजार में उपलब्ध कोक या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता। पिज़्ज़ा बर्गर आदि भी नहीं खाता। मैं संकल्प किया हूँ कि कभी भी लिंग भेद का विचार मन में नहीं आने दूंगा। मैं भूलकर भी भ्रूण हत्या जैसे दुष्कर्म नहीं करूँगा। अपना बदलेगा तभी बदलेगा इंडिया। अज्ञे जी के लेखन के लिए बाहरी दबाव का कितना महत्व था? अज्ञे जी अपने लेखन के लिए प्रकाशक, संपादक या धन प्राप्ति आदि की प्रेरणा को आवश्यक नहीं मानते। वे इन प्रेरणाओं के अभाव में लिखते हैं, परंतु यदि वे प्रेरणाएं उस पर दबाव बनाए तो भी उन्हें कोई बाधा नहीं प्रतीत होगी। उन्हीं के शब्दों में, मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होता। अज्ञे जी ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में कौन सी समानता दिखती है? देखो, जब सैनिक को थोड़ी सी मछली की ज़रूरत होती है तो वो बम मार के बहुत सारा मछली बर्बाद कर देता है। उसी तरह हिरोशिमा में भी हुआ। अज्ञे जी ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में व्यर्थ जीवनाश को समानता देखती है। सैनिकों को थोड़ी सी मछली की आवश्यकता होती है, इसके लिए वे ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछली को व्यर्थ में मार देते हैं। यह जीवों का सरासर अपव्यय है। इसी प्रकार हिरोशिमा में व्यर्थ ही लाखों मानवों को मार दिया जाता है। बाहरी दबाव भीतरी उन्मेषण किस प्रकार बनता है? कई बार प्रकाशक, संपादक या धन के आग्रह से लिखा गया साहित्य ही मन को आंतरिक अनुभूति को जगा देता है। जब प्रकाशक का तकाजा या संपादक का आग्रह या धन की इच्छा प्रमुख नहीं रहती, तब केवल सहायक यंत्र का काम करता है। इसके बहाने लेखक के मन में किसी भावना या सच्चा उन्मेष हो जाता है और वह अच्छी कृति को रचना कर लेता है। तो यहाँ तक इसको लिखना है। चलिए अब कंप्लीट हो गया। 2 है लास्ट, आपका पूरा बुक खत्म कर दिए। हिरोशिमा का हाल देखकर भी लेखक तत्काल क्यों नहीं लिख पाया? हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी लेखक तत्काल इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि अभी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। जब एक दिन उसने जले हुए पत्थर पर झुलसी छाया को देखा, तब सारी ट्रेजेडी साकार हो गई। इसके बाद लेखक के अंदर की व्यवस्था जागी और उसने एक कविता लिख डाली जो अनुभूति प्रस्तुत थी। अगला, जापान जाने का अवसर मिलने पर लेखक कहाँ गया और उसने क्या देखा? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है पूरा। जापान जाने पर लेखक हिरोशिमा भी गया। वहाँ उसने अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। हिरोशिमा पर अणुबम गिराने से वे लोग घायल हुए थे। ठीक है, थैंक यू। बहुत मेहनत की, हम पूरा बुक आपका जो है कंप्लीट करा दिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को अच्छा से देखिए, सब कोई एक लाइक और कमेंट कीजिए और अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वायरल कर दीजिए वीडियो।